नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धीरे धीरे दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है। दिल्ली में क्या, अब तो कई जगह से खबर आ रही है कि ठंड जो है वो बढ़ रही है, तापमान जो है वो गिरता जा रहा है। इस माहौल को आइए थोड़ा गर्माते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कपिल शर्मा। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कपिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुमित जी। और कपिल जी के साथ खासियत ये है कि अब ये ग्लोबल इंटरटेनर ऑफ द ईयर भी हो गए हैं। कपिल, इंटरटेनमेंट आप करते थे, एक्टिंग आप करते हैं, गाना आप गाते हैं, पता नहीं कितने सारे तमगे आपके साथ लगे हुए हैं। आज एनडीटीवी ने आपको ग्लोबल इंटरटेनर ऑफ द ईयर भी कहा जी। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सुमित जी फॉर हैविंग मी। और मैंने जैसे मंच पे भी कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को सराहना मिलती है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस समय अपना शो जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो जब हमारा पहला एपिसोड एक्चुअली लॉन्च हुआ ना, तो पता चला कि यूएस में हमारा शो ट्रेंड कर रहा है, फर्स्ट टॉप 10 में, यूके में फर्स्ट टॉप 5 में था, कनाडा में नंबर 1 था, पाकिस्तान में नंबर 1 था, और कुछ एक कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ मैं कभी गया ही नहीं। तो वो अच्छा लगता है। हालांकि वहाँ पे सब हमारे हिंदी समझने बोलने वाले हमारे भारतवासी हर जगह बसे हुए हैं, पर हाँ, ये अवार्ड सब उन्हीं को समर्पित है क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया सालों से, और बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली आके हमेशा ही अच्छा लगता है। आपने जब, अगर आप 20 साल पहले जाते कपिल, स्ट्रगल कर रहे थे आप, कुछ करना चाहते थे आप, मैंने तो यहाँ तक देखा है, सुना आपकी बात, कई बार मैं आपसे इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो कैसे आप कोरस सिंगर्स में आप खड़े होते थे। आज आप दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के थ्रू 190 प्लस देशों में आप देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। कभी इमेजिन किया था कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी होने वाली है कपिल की? सर एक्चुअली सच्ची बताऊं तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये ऊपर वाले का करम है। हम तो जब लाफ्टर चैलेंज में आए थे तो सोचा था यार एक तो एपिसोड भी आ गए हमारे, तो एक थोड़ा एक सर्कल बन जाएगा लाइव शोज़ का, तो एक रोज़ी रोटी शुरू हो जाएगी। पर वही है ना, जो बुज़ुर्ग कहते हैं, ऊपर वाले से ना कभी मांगना नहीं चाहिए, उसने पता नहीं कितना सोच के रखा होता है। सो हाँ, इतना कभी नहीं सोचा था, और बस एक ग्रेटिट्यूड है ऊपर वाले के प्रति और लोगों के प्रति। कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने आज मंच पे भी बताया कि 20 साल पहले इसी होटल में एक शादी में आए थे हम लोग। तो आज 2004 की बात है, 2024 में हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है। ये सब ऊपर वाले का खेल है, क्या कह सकते। किसको श्रेय देंगे आप, अपनी मेहनत को या अपनी किस्मत को या कोई और? सर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, चाहे आप किस्मत कह लो, मेहनत कह लो। आज भी जब मंच पे भी मैं बोल रहा था तो मैंने ये भी बात वहाँ पे कही थी कि यार हमें लोग बोलते हैं कि आपने बड़ी स्ट्रगल की है, या हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था सर कभी, मतलब है ना, कोई ऐसा बिजनेस तो था नहीं फैमिली का कि जाके संभाल लेते। तो सारी चीज़ें हैं। जब कॉलेज में भी जब सुबह सुबह जाते थे, दूसरे शहर में पढ़ने जाते थे, साथ में थिएटर करते थे। हमारी माँ सर्दियों में सबसे पहले वो उठती थी, पहले पानी गर्म करना, खाना बनाना, कि मेरे बेटे ने सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सो इन सब चीज़ों को भी याद करता हूँ तो लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मिला जुला ही कह सकते हैं। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आप जो अपने माता जी की सेवा करते हैं ना, ये उसके आशीर्वाद का कर्म है कि आप आज भी इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी, मेरे ख्याल से 1 या 2 एपिसोड निकलता होगा जब मम्मी नहीं दिखती होंगी, वरना फिर माता जी फिर वहाँ दिखती हैं। आप मानेंगे? बिल्कुल सर। एक तो ये है कि फ़िल्टर रहता है, मेरी माँ सामने बैठी रहती है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ से मेरा कंटेंट ऐसा है कि जो मैं बात अपनी माँ के सामने कह सकता हूँ तो फिर सारे परिवार बैठ के देख सकते हैं। और बिल्कुल मम्मी सामने रहती है तो मज़ा आता है। और मम्मी तो इतनी पॉपुलर हो गई सर, अभी क्या बताएं। तो मम्मी के बाद भी शोज़ के इन्विटेशन आते हैं। अरे बहुत। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ रह पा रहा हूँ, उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। क्योंकि पिताजी के जाने के बाद है ना, महसूस आपको तभी होता है जब कोई दुनिया से चला जाता है, तो वो मन में कभी कभी आता है कि पिताजी होते तो चलो है ना, उनके साथ और मज़ा आता, क्योंकि वो मेरे जैसे थे, मेरे पे गए थे। मैं उन पे गया हूँ, तो वो होते तो और मज़ा आता। पर हाँ, वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो चलो जितना हो सके कोशिश करता हूँ। पुलिस में थे ना पिताजी? जी जी सर। आपने भी कोशिश की पुलिस में जाने की या बिल्कुल नहीं की? नहीं सर, मैंने करी थी। मैंने आर्मी के लिए भी कोशिश की, बीएसएफ के लिए भी गए थे हम लोग। उस समय क्या होता था, क्योंकि फैमिली में सारे ही पुलिस में थे और मेरे नान के साइड, मम्मी की साइड सारे आर्मी में, तो हमेशा मैंने वर्दी वाले ही देखे हैं। तो मेरे दादाजी जो थे वो हमेशा, कोई भी फॉर्म निकलता था किसी भी ना आर्म फोर्सेस का या कोई भी, तो वो लेके आते थे, फॉर्म भर दे तू, कर ट्राई। पर हाँ, किस्मत की बात होती है।
ये बात सच है कि जब आप स्ट्रगल के दिनों में थे दिल्ली में तो शादियों में चले जाते थे खाना खाने के लिए, आपने शायद कहीं बोला है, मैंने कहीं सुना है। नहीं सर, अमृतसर में हुआ था 1-2 बार, ज़्यादा नहीं मतलब। तो ये और इम्प्रोवाइज उसका तो नहीं बदला- कर रहे हैं ना? नहीं, अमृतसर में हुआ था। मेरा एक दोस्त था, हम लोग तो वो खालसा कॉलेज पढ़ता था, हम लोग, मैं हिंदू कॉलेज में था, लेकिन हमारी दोस्ती थी। तो उसने बोला यार मेस बंद हो गई है, अभी क्या करें। तो खालसा कॉलेज के सामने एक मैरिज पैलेस था, तो उसने बोला कि चल मैं तेरे को खाना खिलाता हूँ। मैंने कहा यार अच्छा कैसे खिलाएगा खाना, तो मुझे शादी में ले गया। तो हम खाना खा के थोड़ा बहुत निकल ही रहे थे तो पकड़े गए हम लोग ऑब्वियसली। अच्छा, पहली बार में ही? पहली बार में ही पकड़े गए। उन्होंने बुलाया बेटा इधर आओ, किस तरफ से। तो मेरा दोस्त था, वो बड़ा दिलेर था, वो था तू मत बोल मैं करता हूँ। उसने पहली लाइन ही सच बोल दी, कहता सर ऐसा है, हम लोग कॉलेज पढ़ते हैं खालसा कॉलेज, हमारी मेस हो गई बंद, हमें खाना नहीं था, पैसे हमारे पास थे, हम खाना खाने आ गए। तो वो आदमी के बेटे की शादी थी, वो भी खुश हो गए, बोलता आओ बेटे दोबारा। वो हमें दोबारा ले गए अंदर शादी में, फिर हम डांस वांस भी करके आए। पर उसके बाद हाँ, मेरी शादी में बड़े लोग घुसे थे तो मामला बराबर हो गया। नेटफ्लिक्स पे आने के बाद जिस तरीके से नेटफ्लिक्स के शोज बन रहे हैं, जो प्रोडक्शन लेवल दिखाई दे रहा है, इसने कितना इम्प्रोवाइज कर दिया आपके कंटेंट के लिए, चुनौती खड़ी की है? सर बड़ी सारी नई चीज़ें हुई। एक तो एक ग्लोबल हो गया शो, और मैं अभी जैसे अभी कनाडा टूर पे था तो बड़े सारे लोग मुझे मिले जिनको शायद दिक्कत होती थी कभी कभी टाइमिंग के हिसाब से। अब उनके पास पता है कि एक एपिसोड आ गया है, जब उनके पास टाइम होता है वो उस हिसाब से देखते हैं। सो नो डाउट प्रोडक्शन वाइज बहुत ही एनहांस कर दिया है नेटफ्लिक्स ने। और कई सारे ऐसे एपिसोड्स हुए जो शायद पहले कभी हुए नहीं थे। जैसे आमिर भाई पहली बार हमारे शो पे आए, रोहित शर्मा है ना, और बहुत बहुत सारे ऐसे गेस्ट आए। और ग्लोबली हमारे इंडियंस तो हर जगह बसे हुए हैं। तो एक नो डाउट शो एक अपर लेवल पे तो गया है। जो सेट का कॉन्सेप्ट आया वो क्या इसीलिए कि नेटफ्लिक्स था, 190 प्लस देशों में जाना है तो एयरपोर्ट होना चाहिए, हाई फ्लाइंग लोग होते हैं नेटफ्लिक्स देखने वाले? हाँ, मुझे मतलब ऐसा था कि पहले क्योंकि हम काफ़ी सालों से फैमिली फिर पड़ोसियों का एक सेटअप कर दिया हमने सोसाइटी का। फिर इस बार सोचा कि अच्छा कुछ ऐसा करते हैं कि एयरपोर्ट का सेट लगाते हैं। और उसमें क्या है कि हम किसी को जवाब नहीं देना पड़ता कि फैमिली शो अगर हमने बनाया, एक मोहल्ला बनाया, तो उसमें वही किरदार आ सकते हैं जो आसपास रहते हैं या जो हमने फैमिली क्रिएट की है। एयरपोर्ट पे ऐसा है कि कोई भी रैंडम कैरेक्टर आ सकता है, बनेंगे तो हमारे लोग। ट्रम्प साहब आए थे, किम जोंग उन आए थे। हाँ, वो सारे सब शरारती हैं हमारे दोस्त आर्टिस्ट, तो सब ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। नहीं तो ये इतने सारे स्टार्स हैं आपके पास, सब आपके दोस्त हैं, इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है इतने सालों से, कैसे मैनेज करते हैं? कृष्णा, कीकू, सुरील सर सभी मैड हैं अपने काम को लेकर। और शायद वही एक चीज़ हमें सबको कनेक्ट करती है कि सबको हंसाना अच्छा लगता है लोगों को। तो आई थिंक वो सब अपने अपने काम में इतनी मेहनत करते हैं और इतने टैलेंटेड लोग हैं। सो मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे लोगों की टीम है साथ में। मज़े मज़े में काम हो जाता है सर। ऐसे बहुत ही अच्छा, मजे भी होते, काम भी होता है, पैसा भी मिल जाता है। पैसे मिल जाते और ज़्यादा भी आजकल तो ज़्यादा मिल रहा होगा। शुक्र है सर, शुक्र है ऊपर वाले का। ये बताइए अब इस पूरे में स्क्रिप्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? कितना इम्प्रॉम्प्टू है चीज़ें, कितना स्क्रिप्ट है? कई बार ऐसा लगता है कि ये ईमानदारी से हंस रहा है, ये तो अचानक हो गया, ये प्लान नहीं था। बहुत बार होता है सर। एक्चुअली आप समझ लो कि स्क्रिप्टेड होता है ऑब्वियसली, जो हम स्टैंड अप करते हैं, जो गैग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। और लेकिन हाँ, जब कोई गेस्ट आते हैं हमारे शो पे तो ऑब्वियसली सामने वाले के मूड पे भी है, सामने वाले का टेम्परामेंट कैसा है उस समय, तो बातों बातों में कहाँ से कहाँ निकल गए। तो आप ये समझिए कि अगर कोई ज़्यादा बोलने वाला गेस्ट आ गया मज़ेदार, तो फिर स्क्रिप्ट कहीं और रह जाती है, शो कहीं और रह जाता है। फिर जब ऑडियंस इंटरेक्शन होती है वो हमारा टोटली इम्प्रॉम्प्टू होता है, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। तो आप समझ लो कि 60-40 वाला रेशो है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड होता है तो वो भी पता चल जाता है कि अच्छा यार ये बहुत स्क्रिप्टेड है। जैसे आई रिमेंबर एक मौसमी चटर्जी हमारे शो पे आई थी, मजाल है उन्होंने किसी को बोलने दिया हो ना हमें। मैं तो होस्ट हूँ शो का, ना कोई आर्टिस्ट, सब लोग डर रहे हैं इनके सामने कैसे जाएं। तो बड़े ऐसे पास्ट में भी ऐसे एपिसोड्स हुए हैं। बडाली ब्रदर्स एक बार आए थे हमारे शो पे, उस समय भी हमारे जितने आर्टिस्ट है ना, सुनील पाजी, अली भाई, सब लोग बोले यार हम क्या करेंगे इनके सामने जाके, तो रुक ही नहीं रहे। तो ऐसा भी होता है। आपको सबसे अधिक एंजॉय कब किया आपने? किसके साथ, कौन सा एक्टर के साथ या किसी भी कलाकार के साथ? सर ऐसी तो वही है कि लिस्ट बड़ी लंबी है, तो लंबी लिस्ट सुना दीजिए, हमारे पास समय है। लिस्ट तो बड़ी लंबी है सर। अब देखो 12 सालों का इतिहास है, 12 सालों में 1000 के आसपास एपिसोड किए, तो समझ लो आप मोटा मोटा 2 गेस्ट 3 तो 3000 गेस्ट आ चुके हैं। पर हाँ, जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ
उन सब से मिलने का मौका मिला। जैसे धर्म पाजी के साथ तो हमने शुरुआत की थी, बच्चन साहब आए, है ना, फिर इंडस्ट्री के सब दिग्गज सुपरस्टार्स आए, शाहरुख भाई आए, जब आए उसके बाद तो और शो मतलब और ज़्यादा हिट हो गया। और फिर ज़्यादा मज़ा तब आता है जब सामने भी वैसे आर्टिस्ट आते हैं या कोई भी पर्सनालिटी, चाहे वो फिल्म लाइन से हो या स्पोर्ट्स जगत से हो, जब सामने भी मज़ेदार लोग बैठे होते हैं ना खुल के, और स्पेशली ये पुराने लोग जब आते हैं ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनका कोई फिल्टर नहीं है, खुल के बात करनी, झिझक नहीं है। आप बोल रहे थे मंच पे भी जब आपको अवार्ड दिया जा रहा था, दो चीज़ें, एक तो आपने कहा उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आए जी। आप क्या सीखा इन उतार चढ़ावों से? इन उतार चढ़ावों ने या इन जीवन में जो टर्निंग पॉइंट्स आए, इसने कपिल शर्मा में क्या चेंज लेकर आया? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पब्लिक फिगर हैं, हमारी लाइफ में कुछ जो भी होता है वो लोगों को पता चल जाता है, पर मुझे लगता है कि हर आदमी के साथ शायद ऐसा होता है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, है ना, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। और इंसान ही तब बनता है, आई थिंक, समझदार कह लो या लाइफ में जो ग्रोथ हम लोग कहते हैं वो शायद ऐसे ही होती है। नहीं तो सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तो फिर तो चल ही रहा है सब कुछ। मतलब जब झटके लगते हैं तब समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल, तब और असली चेहरे भी तब भी सामने आते हैं, आपके साथ कौन खड़े हैं तब वो भी तब सामने आता है। सो बड़ी सारी चीज़ें, आई थिंक ये लाइफ लेसन जो हैं, और उम्र के साथ साथ सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। आप शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलके आपको सिखाती हैं। अब आप एक्सपीरियंस हो गए, अनुभवी हो गए हैं, मैं आपकी टाइमलाइन पे गया, अब आप सिर्फ थैंक यू लिखते हैं ट्विटर पे। हाँ बस यही ग्रोथ है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो हाँ, मतलब क्या, दूसरों के पचड़ों में टांग अड़ा के फिर अपने ऊपर डाल लो सारा केस, है ना, तो फिर वो सब चीज़ें अभी बंद हो गई हैं। तो देखते हैं ट्वीट्स वगैरह जो होते हैं कि ये कोई टीम देखती हाँ, मैं है? न्यूज़ के लिए बेसिकली फॉलो करता हूँ ट्वीट। पहले मैं कुछ लिखता था तो न्यूज़ बन जाती थी, अब मैं सिर्फ न्यूज़ को फॉलो करता हूँ। तो अपडेट रहना भी ज़रूरी होता है, जिस काम में हम लोग हैं पता होना चाहिए। सो बस हाँ, पर ज़्यादा नहीं, अभी सोशल मीडिया बहुत बहुत कम कर दिया मैंने। और टीम है वो लोग मैनेज करते हैं, कुछ नया शो बना रहे हैं या कुछ आ रहा है तो वो पोस्ट कर देते हैं। मेरे पास भी एक्सेस होता है पर मैं इतना टाइम स्पेंड करता नहीं हूँ। ये कुछ ही महीनों पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम इतना महंगा फ़ोन खरीदते हैं, है ना, कोई 1 लाख 1.5 लाख का आप फ़ोन खरीदते हो, फिर आप उसका बिल देते हो, उसके बाद उनको टाइम दे रहे हो आप 2.5-3 घंटे 4 घंटे। और मैं बाथरूम में जाना, फ़ोन लेके जाना साथ में, इंस्टाग्राम खोल रहे, रील देख रहा हूँ, पता नहीं कुछ भी आ रहा है सामने, देखी जा रहा हूँ। सडनली मैंने रियलाइज़ किया, नहीं यार, तो मेरी पुरानी जो आदत होती थी बुक रीडिंग की, वो छूट गई थी। खरीदता रहा मैं, कभी भी एयरपोर्ट पे जाना कुछ खरीद लेना, पढ़ने का टाइम नहीं लगता था, तो वापस से उसको रिज्यूम किया है। मैं कहा थोड़ा यार वापस से बैक टू द बेसिक पे आए। लेकिन एक चीज़ कपिल, जो मुझे लगा ना, मैं आपकी जब टाइमलाइन पे गया ट्विटर पे, तो पिछले कई महीनों से या तो आप प्रमोशन कर रहे हैं अपनी किसी चीज़ का, या आप सिर्फ थैंक यू लिख रहे हैं जी। ऐसा क्यों अब हमको कपिल के मन में क्या चल रहा है? मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, समझ लीजिए इसको, कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आप हमको हंसाते हैं। हमारे जीवन में अगर कपिल शर्मा नहीं है तो हम अपने आप को अधूरा मानते हैं, हम आपके एपिसोड्स का वेट करते हैं। मैं एज अ फैन आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, और दिल से बोल रहा हूँ। और आप जब कुछ किसी चीज़ पर राय नहीं देते हैं तो लगता है यार कपिल को बोलना चाहिए था, कपिल क्यों चुप है? सर कभी कभी क्या होता है, जो हम लिखते हैं, अब मैंने कोई चीज़ लिखी है, हो सकता है मैंने मजाक के मूड में लिखी है कि मैंने कोई सटायर मारा है किसी को, लेकिन अब उस पर डिपेंड करता है सामने वाला किस मूड में पढ़ रहा है। हो सकता है अपनी बीवी से लड़के बैठा है और वो उसने अलग अंदाज में पढ़ लिया। तो मुझे ये लगता है कि जो शब्दों का हेर फेर है ना, या तो जैसे अब आपसे सामने बात कर रहा हूँ, लोगों को क्लियर है कि मेरी इंटेंशन क्या है और मैं किस मुद्दे पे किस तरीके के विचार रख रहा हूँ। सो हाँ, छोड़ इसलिए दिया है कि सर हर मुद्दे पे आप बात भी नहीं कर सकते, हर मुद्दे का आपको पता भी नहीं होता है ना, और मेरे, है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर मुद्दे पे बात करूं, और होना भी नहीं चाहिए। सो कई बार क्या, आप फालतू में 2 लोगों की बात चल रही है, उसमें आप अपनी टांग अड़ा के, वो 2 लोग तो फिर इकट्ठे हो गए, आपके ऊपर आ गया सारा मसला। तो ये चीज़ें उम्र के हिसाब से साथ साथ आप सीख जाते हो। सो हाँ, नहीं ऐसा कभी कुछ ऐसा कुछ करीबी मुद्दा हो जिस पे मैं कुछ बोलना चाहूँ तो बोल भी देता हूँ, बट हाँ वो ज़्यादा आदत थी, मैंने बताया आपको कि 24 घंटे ट्विटर देखना, ये करना, वो छूट गया अब। अच्छा, मतलब कई लोग आपसे भी सीख रहे हैं, मैंने भी आपसे सीखा ये। अच्छा। हाँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे भी बड़ा इंटरेक्शन। बैचलर थे ना, हाँ, तो अब शूटिंग से घर आ गए, अब क्या करें, है ना, तो वेले बैठे हुए हैं, कभी कोई यार दोस्त आ गया, अब यार दोस्तों की भी शादियां हो गई, तो टाइम बड़ा होता था। अब बच्चों के साथ हैं आप, उनको भी टाइम देना है। सो मैं तो बड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं तो अपने सीनियर्स की बातें सुनता हूँ। मैं आमिर खान साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बड़े इमोशनल हो गए उसमें, बोलते कि मैं ना इस रेस में
दुनिया तो उनको परफेक्शनिस्ट बोल रही है कि यार हर फिल्म के ऊपर इतना वो परफेक्शन के साथ काम करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब उनकी इंटरव्यू मैंने देखी, मैं उनके घर पे भी बैठा, मैंने उनसे भी पूछा, पर्सनली भी बात हुई, तो उन्होंने बोला यार हम लोग जब रेस में होते हैं ना तो हमें लगता है कि परिवार को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोग कि ये तो हैं ही अपने, ये कहाँ जाएंगे, तो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं ना कि जब आप अपने पे होती है तभी आदमी समझता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने किसी सीनियर्स के एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं तो सीख लेना चाहिए। सो मैं बड़ा टाइम देता हूँ सर अपने बच्चों को, फैमिली को। मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, सबसे जान पहचान है, सबसे मोहब्बत है, लेकिन मैं कोई पार्टी नहीं करता हूँ। मेरे वही पुराने दोस्त हैं आज भी, कभी बैठना हो घर पे आ जाते हैं सब, अब गिटार विटार गाने गज़लें, वो सेम शौक वाले दोस्त। तो बस यही है सर, और कुछ नहीं। गाने गज़लें की आपने बात कर दी, मैं उसी तरफ आने ही वाला था। अच्छा जी। कि रियाज करते हैं, समय मिलता है? नहीं सर, रियाज तो मतलब रियाज करने के लिए भी थोड़ा सा सीखा होना चाहिए आदमी। पर हाँ, मेरे साथ ये है कि मेरे जो दोस्त हैं, जैसे मेरे शो में भी जो बैंड है उसमें तो पहले 2-3 तो अपने दोस्त ही हैं। तो हाँ, मतलब अगर शूटिंग में थोड़ा डिले चल रहा है तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग गा रहे हैं गाना, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा और शुरू किया है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, उसमें भी ओम लगा के होता ना कि आप म्यूजिक, मैं थोड़ा म्यूजिकल आदमी हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अगर मेरा कभी मेडिटेशन मेरे को समझ में ही नहीं आई लाइफ में ना, कि एक योगा टीचर है वो आते कहते हैं ध्यान लगा, मैं कहा नहीं यार, ना भटक रहा था। तो जब मैं लेकिन पीछे कुछ ऐसा चैंटिंग लगा लेता हूँ तो फिर मेरा थोड़ा ध्यान लग जाता है, बस वही रियाज है मेरा। सुनते हैं गाने, समय मिलता है? किसको सुनते हैं सर? बहुत सर, अभी भी मतलब जगजीत साहब, गुलाम अली साहब है ना, हरिहरन साहब, किशोरदा, रफ़ी साहब। तो ये मतलब मैं 70s 80s से आगे अभी तक बढ़ ही नहीं पाया, मतलब एक पता नहीं उसका क्या रीज़न है, मे भी शायद हम लोगों ने वही सुना, मतलब हाँ, जो अपना एज ग्रुप था, जी जी, जो 70s की पैदाइश है, जी, उन्होंने किशोर जगजीत सिंह को सुना है, तो उनके दिमाग में वही छाए हुए हैं आज भी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो निकलते ही नहीं है दिमाग से गाने। कपिल हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। ये खास बातचीत जारी है, बने रहिए मेरे साथ। कपिल शर्मा इतने बड़े आदमी, इतने बड़े एक्टर, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फिल्में कहाँ, कब, कौन सी? नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म जो खूब पैसा खर्च करता है, सुना मैंने, बड़ी बड़ी फिल्में बना सकता है आपके लिए। नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और हम भी आगे चल के उम्मीद है कि हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। और फिल्में तो सर ऐसा है कि पहले तो 10 साल टीवी पे काम कर रहे थे तो इतना समय नहीं मिलता था, तो अब ये है कि यहाँ पे हम लोग सीज़न बनाते हैं, 13 एपिसोड की सीरीज़ बनाई, फिर उसके बाद समय मिलता है। तो हाँ, अब मैंने थोड़ा, मुझे राइटिंग का शौक है, कुछ अपनी चीज़ें भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लिखूँ आगे चल के जब भी समय आएगा उसका। शुभकामनाएं। तो थैंक यू सर। और ज़रूर फिल्में भी करेंगे, और वो वाली करेंगे जो बड़ी जो, क्योंकि बाकी सब तो सर रोजी रोटी चली रही है, तो फिल्में वो करें कि जिसमें या तो लोगों को मज़ा आए या कोई मुद्दा ले आए। जैसे अभी लास्ट ईयर हमने ज़्विगैटो करी थी नंदिता जी के साथ, बहुत अच्छी फिल्म थी, वो अच्छी पिक्चर थी, और बड़ी रिस्पेक्ट भी मिली मुझे उस फिल्म को करने के बाद। और लोगों ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये कोई सीरियस कैरेक्टर करेगा। हाँ तो हाँ, ज़रूर करेंगे सर, बाकी समय का पता नहीं क्या करवाता है। मतलब अद्भुत वर्सेटाइल आदमी है आप कपिल, और दिल के बहुत सच्चे हैं, थैंक यू, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और हम सब जितने आपके फैंस हैं वो शायद इसीलिए आपको इतना पसंद करते हैं कि आप लगन के साथ काम करते हैं, गाना गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, हंसाते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, दोस्तों को संभाल के रखते हैं, टीम को बना के रखते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आप स्क्रिप्ट भी लिखने वाले हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और एनडीटीवी की तरफ से ग्लोबल एंटरटेनर ऑफ द ईयर बनने की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू कपिल। तो ये थे कपिल, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और एनडीटीवी के मंच पर आकर आज कपिल का भी जो भाव है वो और बड़ा हो गया, और एनडीटीवी का भाव भी और बड़ा हो गया, क्योंकि आज कपिल हमारे साथ थे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।